काश्याम ही काशिते, काशी सर्व प्रकाशिका। हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, काशी आए थे और उन्होंने सबसे पहला वक्तव्य नामांकन भरते हुए जो कहा था, वो कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। 40% सीवर का पानी अभी भी मां गंगा में डाला जाता है। तो मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी, गंगा की भी झूठी सौगंध खाई जा सकती है? नल तो लगाएं प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। कुछ लोग हैं जो 100 रुपए में पानी बेचते हैं, आवाज लगाई जाती है, पानी भरकर लाते हैं तो वो भाव विभोर होकर नागरिकों ने बताया कि पानी को कपड़े से, हमारे दुपट्टों से छानना पड़ता है, लेकर आते हैं जब हम खरीद कर पानी। उन्होंने कहा कि गटर की गैस से कैसे व्यवसाय स्थापित किया जाता है। देखिए साथी, गटर की गैस से पाइप लगाकर चाय बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र की गटर की गैस में मजदूर उतरकर लगातार मौत की आगोश में समा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोगों को लगता होगा कांग्रेस पार्टी रोज एक सवाल के लेकर के आ जाती है। ये अभय द्विवेदी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनकी अपनी ये खुद की खोज है कि 30 दिन 30 सवाल पूछे जाए, और निश्चित तौर पर वो सारे सवाल बहुत धारदार साबित हुए। आप लोगों ने सहयोग भी किया और आपके सहयोग के कारण वो सारे सवाल जनता में पहुंचे, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे हैं। आज भी आप लोग यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज भी बड़े सवाल हैं श्री अभय दुबे जी के, वो आप संबोधित करेंगे प्रेस वार्ता को। मैं प्रार्थना करता हूँ अभय दुबे जी से, उसके पहले परिचय फिर से करा दूं, मेरा वो कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश का चेयरमैन होने के नाते हमारी बाई तरफ गरिमा जी हैं, जो उत्तरांचल की रहने वाली हैं और बहुत ही फायर ब्रांड प्रवक्ता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर मीडिया की। चित्रा जी मुंबई से आई है, ये महाराष्ट्र की बड़ी फायर ब्रांड प्रवक्ता है, ये वहां से नेशनल कोऑर्डिनेटर होकर आई है। सुची विश्वास जी को आपने इधर पिछले दिनों नहीं देखा होगा, ये तो आपकी पुरानी परिचित हमारे उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता है। सुबोध श्रीवास्तव जी का परिचय कराने की किसी को आवश्यकता नहीं, आपकी अपनी जमात के हैं और इस कांग्रेस पार्टी के बहुत ही प्रभावशाली जाने माने चेहरे हैं। मैं इन सबका स्वागत करता हूं, अभय दुबे जी का स्वागत करता हूं और अभय दुबे जी से प्रार्थना करता हूं कृपया संबोधित करें। नमस्कार पत्रकार साथियों, आप सभी का लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के इस सभागार में आत्मीय स्वागत है। काश्याम ही काशिते, काशी सर्व प्रकाशिका। इस समूची सृष्टि में ज्ञान और आध्यात्म की राजधानी काशी को हम सब कांग्रेस पार्टी की ओर से नमन करते हैं। काशी इस सृष्टि की वो अलौकिक नगरी है जो प्रलय काल के दौरान भगवान शंकर के त्रिशूल पर धारण कर दी जाती है और सृष्टि काल के दौरान पुनः धरती पर अवतरित हो जाती है। उस अलौकिक भूमि को हम प्रणाम करते हैं और आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कराना चाहते हैं कि ठीक 10 साल पहले आज से हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, काशी आए थे और उन्होंने सबसे पहला वक्तव्य नामांकन भरते हुए जो कहा था, वो कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने काशी के लोगों से वादा किया कि काशी को मैं क्योटो बना दूंगा। उसके बाद हजारों नौजवानों को हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एक पोर्ट का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने काशी के लोगों से कहा कि मैं बुनियादी सुविधाओं का एक जाल बिछा दूंगा। काशी के लोगों ने उन बातों को सुनकर अवसर प्रधानमंत्री जी को दिया। एक बार नहीं, 2 बार प्रधानमंत्री जी को अवसर दिया। अब पुनः प्रधानमंत्री जी जब काशी में आज नामांकन भर रहे हैं, तब हजारों किलो के फूलों से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री जी पर की जा रही है और प्रधानमंत्री जी की काशी
अपने अधोसंरचना विकास और बुनियादी सुविधाओं पर आंसू बहा रही है। आइए पहले एक वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं कि काशी का वो सच क्या है, काशी की कहानी खुद काशी के लोगों की जुबानी। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। काशी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर काशी विश्वनाथ धाम की नगरी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो 10 वर्षों से वाराणसी के साथ विश्वासघात किया गया है, वो आपने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। प्रधानमंत्री जी ने मां गंगा की सफाई का वादा किया था, मां गंगा की सौगंध खाई, मगर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनवरी में अदालत ने ये कहा, एंड आई कोट, कि सफाई नहीं कर रहे हैं या सफाई करना ही नहीं चाहते। सरकार से कहा कि क्या आपका इरादा ही नहीं है सफाई करने का। उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिंगल ड्रॉप भी क्लीन गंगा का नहीं हुआ है। आप चौंक जाएंगे ये बात जानकर कि जो सरकार ने हलफनामा दायर किया है कोर्ट में, उसमें यह कह दिया कि हाँ 40% सीवर का पानी अभी भी मां गंगा में डाला जाता है। तो मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी, गंगा की भी झूठी सौगंध खाई जा सकती है? एक बड़ी विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम एक आदर्श ग्राम योजना ला रहे हैं। प्रत्येक सांसद एक या दो या जितने संभव हो वो गांव गोद लेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी कई गांव गोद लिए। वहां ये तय हुआ, 2 युवा पत्रकारों ने, आप ही की तरह ओज और ऊर्जा से भरे युवा पत्रकारों ने मानस बनाया कि हम जाकर देखते हैं कि आदर्श ग्राम योजना का सच क्या है, और प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में ही देखते हैं। तो ये जो दृश्य बताए गए थे ये डोमरी गांव के थे। सारे गांवों में उन्होंने विजिट किया। वहां ये पाया कि नल तो लगाए प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। कुछ लोग हैं जो 100 रुपए में पानी बेचते हैं, आवाज लगाई जाती है, पानी भरकर लाते हैं, तो वो भाव विभोर होकर नागरिकों ने बताया कि पानी को कपड़े से, हमारे दुपट्टों से छानना पड़ता है लेकर आते हैं जब हम खरीद कर पानी। तो शौचालयों में सामान भरा हुआ है, दरवाजे नहीं है, और शौचालय फंक्शनल ही नहीं। जबकि ये वादा प्रधानमंत्री ने किया था कि रोबस्ट रोड नेटवर्क दूंगा, प्रत्येक ग्राम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचा दूंगा, सीवरेज का जाल बिछा दूंगा, मकान बनवा दूंगा। जब वो परिवारों से बात करने गए और प्लास्टिक की पन्नी बांध कर रह रहे थे, जो दृश्य इसमें दिखाए, तब डोमरी गांव के चौहान परिवार से उन्होंने बात की। और ये जब स्टोरी पब्लिश हुई तो वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और ये बताया कि इन लोगों ने आवेदन ही नहीं किया कभी। तो वो जो चौहान, मिस्टर चौहान थे, उनकी वाइफ, शायद फूलबाई नाम था उनका, उन्होंने कहा उस पत्रकार को कि ये 5 आवेदन हैं जो कई साल से हम कर रहे हैं। उसकी प्रतियां दिखाई उन्होंने। शायद प्रधानमंत्री जी 24/7 चुनाव में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनको गवर्नेंस का ख्याल नहीं। जैसा मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी जिस प्रांत से चुनकर आते हैं वहां मजदूरों की ये दुर्दशा है कि 230 से 237 रुपए, सिर्फ 7 रुपए मनरेगा की मजदूरी बढ़ाएगी। जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की थी ये लिखकर कि इस महंगाई के समय में कम से कम 375 रुपीज प्रतिदिन मनरेगा की मजदूरी दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए प्रॉमिस किया कि हम 400 रुपए की मनरेगा मजदूरी देंगे अगर 94 गांव के लोग आकर प्रदर्शन करते हैं, थाने पर प्रदर्शन करते हैं। चौबेपुर थाने का दृश्य आपने देखा,
जहां किसान गुहार लगा रहे कि महीनों से उनके भुगतान नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री जी वो परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि गटर की गैस से कैसे व्यवसाय स्थापित किया जाता है। देखिए साथियों, गटर की गैस से पाइप लगाकर चाय बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र की गटर की गैस में मजदूर उतरकर लगातार मौत की आगोश में समा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 25 लोगों की मृत्यु हुई, उनके पास बेसिक फैसिलिटी तक नहीं है, मास्क तक नहीं है। आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए कहा था कि पूरी तरीके से उसको मैं समाप्त कर दूंगा, मगर दुर्भाग्य देखिए कि वो प्रधानमंत्री जी जो समूचे विश्व को ये संदेश देते हैं कि कैसे गटर की गैस से हम धंधा स्थापित कर सकते हैं, वहां ये गंदगी है कि उनके यहाँ उनके संसदीय क्षेत्र में लोग एक के बाद एक गटर में उतरकर मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने एक वादा और किया था वाराणसी से। आपने कहा हजारों करोड़ रुपए से मैं एक पोर्ट बना रहा हूं जिसमें बड़े रोजगार के अवसर सृजित होंगे और भाग्य बदल जाएगा। आज सच ये पता लगता है कि 3.55 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो हैंडलिंग का अनुमान था, लेकिन मार्च 2020 तक यहाँ 0.008% से भी कम कार्गो हैंडलिंग हो रहा था। इसको प्रधानमंत्री जी गिफ्ट बताते थे। अब पता लगा है कि जो हजारों करोड़ रुपए का पोर्ट था वो अडानी जी को समर्पित, जो टेम्पो वाले हैं ना दोनों, उनमें से एक टेम्पो वाले साथी को वो समर्पित कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी, वाराणसी आज आपसे सवाल पूछता है कि जब 10 साल और वाराणसी बदहाल, बड़बोले भाषण और झूठ की भरमार ऐसी रही 10 साल की मोदी सरकार, तो फिर क्यों आपको अवसर दें। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रजातंत्र को रोंदा जा रहा है। वाराणसी में नामांकन भरने के लिए आम लोगों के लिए फॉर्म तक उपलब्ध नहीं है। ये प्रजातंत्री हक उनका छीना जा रहा है। हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि वो समय रहते लोगों को नामांकन करने के लिए अपने फॉर्म उपलब्ध कराएं। विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह, आप सभी लोग जानते हैं, विधान परिषद में हमारे नेता रहे हैं। उनके ऊपर कल फिर एक फर्जी केस दायर कर दिया गया है। वो हमारी ताकत है अमेठी क्षेत्र में, और चूंकि स्मृति ईरानी बहुत परेशान है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उनका बहुत विरोध हो रहा है, इसलिए उन्होंने फिर से उनके खिलाफ केस दायर करा दिया है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की सभी हरकतों का घोर विरोध करती है और हर स्तर पर जाकर के कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दीपक सिंह के साथ खड़ी है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है, वो अधिकारियों को चैतन्य रहना चाहिए जो इस तरह के मुकदमे कायम कर रहे हैं। कृपया ये समझ लीजिए कि सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, इसलिए स्मृति ईरानी के दबाव में इस तरह के मुकदमे कायम करना नितांत गैर लोकतांत्रिक है और चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है। दीपक सिंह को चुनाव प्रचार करने से रोकता है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। अभय द्विवेदी। देखिए, एक सेकंड, एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साफ कर देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन ले। तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी हौसलों को कैद कर सके। ये बात ध्यान रखिएगा। आप अगर एक दीपक सिंह के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं तो करोड़ों दीपक सिंह राहुल गांधी जी के प्रशस्त मार्ग पर चलने को तैयार है। तुम्हारी जेलें छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं होंगे। देखिए, कई FIR और कई ED के नोटिस अब तामील नहीं हो रहे हैं। कई लोग, मैं कह रहा हूं, एक पत्रकार जख्मी हुआ, मार के अधमरा कर दिया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजनीति से प्रेरित और प्रतिशोध की आग में जल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हार की कगार पर खड़ी है, इसलिए वहां वो ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से पूरी इच्छा शक्ति के साथ। देखिए, इच्छा शक्ति की कमी है।
यहाँ समाचार की सुर्खियां बटोरने के लिए सिर्फ काम हो रहा है। सिर्फ गंगा माँ गंगा का ही प्रश्न नहीं है, सारे एस्पेक्ट्स को देख लीजिए। मैं चुनौती देता हूं, जितने प्रधानमंत्री जी ने नारे दिए 10 साल में, उनकी विवेचना कर लीजिए। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, चीन अंदर बैठा हुआ है, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 12 करोड़ रोजगार छीन लिए। माँ गंगा ने बुलाया है, खुद कोर्ट कह रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। हम भी वादा करते हैं, लेकिन सत्ता की भूख मिटाने के लिए नहीं, काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं है, 24/7 वो चुनाव में लगे रहते हैं। गवर्नेंस के नाम पर सब कुछ शून्य हो गया। दो भी भेज दूंगा, ये वहीं से हमने अपनी तरफ से नहीं लिए। ये बनारस की जनता की आवाज लखनऊ में पहुंचाइए। बनारस में तो घर घर तक ये पहुंच गया है, 4 जून को पता लग जाएगा आपको। क्यों फॉर्म नहीं भरने दे रहे? अगर साहस होता तो फॉर्म बांटते। वो कहते कि ऑनलाइन उपलब्ध है, ले लीजिए, लेकिन फॉर्म उपलब्ध नहीं है। बनारस में भी हम इस बात को मुखरता से उठाएंगे। हमारी सारी राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो बनारस की तरफ भी कूच करेगा। इन सारे मुद्दों को व्यापकता से वहां भी उठाएंगे। देखिए, जनता के सम्मुख ये सारी बातें जनता के संज्ञान में है। जो हार की हताशा है वो 4 चरण तक दिखाई दी है, तो ये 4 चरण की हार 7वें चरण में बरकरार रहेगी। अगर ये चाहते हैं कि प्रशासनिक तंत्र से, दबाव से, हिंसा से चुनाव जीत लेंगे, तो जीत का अंतर बहुत व्यापक और बहुत बड़ा है। लेकिन इनकी अराजकता, ये बेनकाब हो रहे हैं जनता के सामने, तो जितनी अराजकता करेंगे उतनी बड़ी हार निर्धारित होगी। भैया, हमने चुनाव आयोग को लगातार शिकायत की है, प्रशासन को भी लगातार शिकायत की, लेकिन मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? हम चुनाव आयोग, वो चुनाव आयोग जो हमारे जायज मांगों के लिए मिलने का वक्त नहीं देता, आपको क्या लगता है वो? लेकिन हम जनता की अदालत में अपनी बातों को रख रहे हैं। ये हमने कहा है कि ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, ये मान लीजिए। तो ये अंतिम और निर्णायक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इसमें हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि जनता मुखरता से इस लड़ाई को लड़ रही है। वो पेटियों में भी लड़ रही है, वो सड़कों पर भी लड़ रही है। देखिए, ये संगठनात्मक स्तर पर निर्णय लिया जाता है, तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज इस पर हमारे व्यापक रूप से प्रकाश डाल सकते हैं, वही इस पर बात करें। दोस्तों, और कम से कम 8 से 9 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है उसकी। 43 सीटें थी बीजेपी के पास, 96 में से 17 सीट शायद पार करना मुश्किल पड़ेगा, इस बात को बताना चाहता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग आए, वो कितना जुल्म और ज्यादती करने, ये सब होता रहता है, और जुल्म का जवाब जनता देती है, जैसा अभय जी ने कहा, और जनता वो जवाब वोट के माध्यम से दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।